हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। चलिए, आज जैसा कि कल कुछ मैंने बिहार पुलिस का सेट प्रैक्टिस करवाया था, आज भी उसी तर्ज पर उसी तरह कुछ आज भी क्वेश्चन अलग करके हट के आज भी सवाल का डिस्कशन होगा, चारों ऑप्शन का डिस्कशन होगा। एक एक करके देखिए बोर्ड पर, ठीक है। आइए करें कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। अब देखिए, कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है भाई? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में, ठीक है। सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम के गंगटोक। सिक्किम के गंगटोक। यहीं पर सिक्किम के गंगटोक में ही एक बौद्धों का मठ है, एक बौद्धिस्ट का मठ है, ठीक है। कंचनजंगा को क्या देखकर आया ख्याल कि यह यूनेस्को में शामिल भारत का एकमात्र मिश्रित वास्तुकला है। यानी यूनेस्को में भारत के मिश्रित स्थल है। देखिए, अब यूनेस्को की बात किया जाए तो यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था? यूनेस्को का स्थापना 1945 में हुआ था। यूनेस्को का स्थापना 1945 में। हेडक्वार्टर अगर पूछे तो पेरिस फ्रांस। हेडक्वार्टर पूछे तो पेरिस फ्रांस में। अगर यूनेस्को का स्थापना पूछे 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। अब देखिए सर, यूनेस्को में वर्तमान में भारत के 40 स्थल शामिल है। 40 स्थल शामिल है। अच्छा सर, ये तो बात सही है। भारत के कितने स्थल शामिल है? 40 स्थल शामिल है भाई साहब। तो 40 में बताइए ना कि इसमें कितना प्राकृतिक है, कितना प्राकृतिक, कितना मिश्रित, यानी कितना प्राकृतिक कितना मिश्रित। देखो, 7 प्राकृतिक, 1 मिश्रित, और जो रिमेन कितना बच गया? 32 स्थल ऐसे है, ठीक है। 32 स्थल ऐसे हैं, ठीक है। यानी 40 स्थल शामिल है टोटल, 32 मिश्रित 1 और प्राकृतिक 7, जिसमें 1 मिश्रित में कंचनजंगा है। कौन? कंचनजंगा है, ठीक है। कंचनजंगा है। अब सर, यूनेस्को कंचनजंगा है। देखो, अगर इधर नहीं दिखाई दे रहा है ना तो इधर खींच कर लिख दे रहा हूं, कंचनजंगा है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यूनिसेफ का सर जी मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में हो गया। यूनिसेफ का फुल फॉर्म को बता दीजिए। यूनिसेफ का फुल फॉर्म देखिए मेरे दोस्त, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल और क्या सर? तो साइंटिफिक, ठीक है। साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यही है मेरे दोस्त, ठीक है। यूनेस्को के फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका पूरा ऑपरेशन कर दिया। यानी कंचनजंगा कहाँ राष्ट्रीय पार्क है? सिक्किम में है। यह भारत का एकमात्र मिश्रित है। अब देखिए, 7 धरोहर सब जो है ना, ये सब स्थल है। अब 32 धरोहर स्थल है, 7 प्राकृतिक जिसमें है और 1 मिश्रित है। तो 7 1 8 और 32 कितना हो गया? 40। यानी टोटल यूनेस्को में शामिल स्थल भारत के अगर कह देगा तो 40 है, ठीक है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जहां जईबू तो जा ए सनम, जानी सोचा हमारा बारे में, तारा खातिर हमारा माइल न रही। आइए दोस्त, आगे की ओर बढ़े, ठीक है। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क ये तो हो गया।
अब कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जी, तो राजा जी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क अगर कह दे कि कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है बाबू? उत्तर प्रदेश में। अगर पूछ दे बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल में है। आइए, भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? अब देखिए, नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत चोटी याद रखिएगा उत्तराखंड में। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड में। अगर उत्तराखंड के सीएम की बात करें ना, हार कर जीतने वाले को पुष्कर धामी कहते हैं, हार कर जीतने वाले को पुष्कर धामी कहते हैं। इससे पहले रावत जी थे, जो कि अब बन गए हैं पुष्कर धामी। ठीक है। यूपी का देखिए, अब यहीं पर बहुत बिजोड़ क्वेश्चन की उत्तराखंड का 2 राजधानी है। एक है मेरे भाई, एक है गैरसेण, एक है गैरसेण। ठीक है, गैरसेण, एक है गैरसेण और दूसरा है मेरे भाई देहरादून। ये देखो, गैरसेण जो है ना भाई, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है। अगर इधर दिखाई नहीं देगा तो ध्यान से देखो, गैरसेण जो है ना, गैरसेण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। यानी उत्तराखंड के पूछ दे कि ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ है, तो गैरसेण में। देहरादून पूछ दे तो देहरादून शीतकालीन, या ऐसे जनरली ग्रीष्म काल को छोड़कर देहरादून में ही राजधानी रहता है। अगर लिखना है तो शीतकालीन लिख सकते हो। शीतकालीन राजधानी कहाँ है? शीतकालीन राजधानी समझ रहे हो ना? ये सारा चीज हम इसका ऑपरेशन कर दिया, कोई दिक्कत है? अब कहेगा कि बताओ बाबू, मेघालय में कौन सा डांस होता है? मेघालय में कौन सा नृत्य होता है? जल्दी दे बता, तो आप लोग कमेंट में जल्दी से रिप्लाई करो। वांगला जो है ना बाबू, वांगला कहाँ का नृत्य है? इस पर जरा बताओ मेरे दोस्त। लड़का अधिकतर फंस जाता है। कैसे? जैसे देखो, अगर कह देगा ना कि वांगला कहाँ का नृत्य है, टॉप दे फंस जाएगा लड़का। ये एक्चुअली मेघालय का है। मार के आएगा पश्चिम बंगाल, अब फंस जाएगा मामला। ठीक ना गुरु? मामला क्या हो जाएगा? फंस जाएगा। यानी कहेगा कि अगर वांगला नृत्य कहाँ का है, तो मेघालय का। कहाँ का है? मेघालय का। ठीक है। अब देखो, अब है सिक्किम के तो बारे में चर्चा कर लिए। हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश का स्थापना कह दे 1972 में। यहाँ के सीएम के बात करें तो जयराम ठाकुर जी। कोई दिक्कत है? शायद अब हो सकता है तो ये चेंज हो गए हो। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। धर्मशाला भी है। देखो, धर्मशाला भी यहाँ का पर्यटक एरिया है, पर्यटक क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला। कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जाता है। अब बताओ, मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जाता है। तो क्या करके मेरे दोस्त? वृक्षारोपण करके आराम से। देखो कैसे बर्बाद करके जिए लिए आराम से। उसी तरह से देखो मेरे दोस्त,
मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जाता है तो वृक्षारोपण करके, क्या करके, वृक्षारोपण करके। और मृदा अपरदन माने सर, मृदा अपरदन का मतलब होता है कि मृदा का संक्षारण होना, मृदा का संक्षारण होना, ठीक है। यानी मृदा का संक्षारण होना मतलब नहीं समझे सर जी, ये जो कह रहे हैं ना अपरदन मतलब मृदा अपने जगह से हटना, और मृदा अपने जगह से हटना के मतलब ना गुरुजी जानते हैं, उसको रोकने के लिए हम वृक्ष लगाते हैं। ना तो क्या होगा ना कि वृक्ष लगा अगर नहीं लगाएगा ना तो मिट्टी बह जाएगा। अब वृक्ष लगाने से क्या होता है, वृक्ष लगाने से क्या होता है कि मिट्टी को बांध कर रखता है। जो वृक्ष है या पेड़ पौधा है वह मिट्टी को बांध करके रखता है, इसलिए हम लोग वृक्ष का रोपण करते हैं। ये सर अब मृदा मरु क्षेत्र आ गया तो देखो दोस्त, जीरो फाइट में मृदा का अध्ययन किया, सॉरी मरुस्थल का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। यानी मरुस्थल के बारे में अगर बोल देगा ना तो जीरो फाइट, मरुस्थल के बारे में बोल देगा तो जीरो फाइट, ठीक है। देखो दोस्त, अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं बर्बाद को के जिए लिया राम से तुम्हारे प्यार में। आओ मेरे दोस्त, देखो कह रहा है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जाता है तो पेड़ लगाकर या वनारोपण करके। ये तो हो गया सर। भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। अब आओ मेरे दोस्त, अब परिसरण मतलब क्या होता है सर जी, भारत में एकदम सस्ता लैंग्वेज में एक कहा जाता है, एकदम सस्ता लैंग्वेज। देखो भारत में तेल का पहला परिशोधन कारखाना, कौन कारखाना कहाँ हो तो असम के डिगबोई, ठीक ना, असम के डिगबोई में स्थापित किया गया था। और कब सर जी, 1901 में। कब सर, 1901 में। अगर पूछेगा कि भारत में तेल का पहला परिशोधन कारखाना कहाँ, तो असम के डिगबोई में 1901 ईस्वी में। ध्यान से देखना मेरे दोस्त, डेट जरूर मैटर करता है, देखना ईस्वी 1901 ईस्वी में। कब, 1901 ईस्वी में असम के डिगबोई में। कोई दिक्कत? अब कह रहे हैं कि मशीन टूल। अच्छा, अब इसका ऑप्शन को भी डिस्क्राइब कर देता हूं। बरौनी कह रहा है, अरे मेरे रसगुल्ला, बरौनी के तो बारे में हम लोग बखूबी जानते हैं। बरौनी कहाँ है वो, तो ये भी बिहार में है। अब बिहार में है ना सर, तो यहाँ भी तेल शोधन कारखाना है। अच्छा सर, ये तो बात सही कह दिए, बरौनी में तेल शोधन कारखाना है। विशाखापट्टनम क्या है सर, विशाखापट्टनम, ओहो विशाखापट्टनम। देख बाबू, यहाँ पर देखो बाबू, इस्पात का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम एक्चुअली आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है मेरे दोस्त, आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश। ओहो, अब आंध्र प्रदेश आ गया। आंध्र प्रदेश के तो अतिगरी राजधानी है। कहाँ पढ़ाए और कहाँ छोड़े, कहाँ पढ़ाए और कहाँ छोड़े, समझे में नहीं आता है। इतना राजधानी बांट दिया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल हो गया, और क्या हो गया सर, तो आंध्र प्रदेश के अमरावती। कौन हो, अमरावती। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। और कहाँ, तो विजयवाड़ा होने वाला है। अच्छा सर जी, ऐसा बात है। तो देखो बाबू, अगर पूछेगा कि तुम्हारा अमरावती क्या है, तो लेजिस्लेटिव यानी विधायी राजधानी पूछ देगा कि आंध्र प्रदेश का विधायी राजधानी कहाँ है, तो अमरावती में है। कुर्नूल में क्या है सर, तो न्यायिक राजधानी है। कुर्नूल में न्यायिक राजधानी है। और एग्जीक्यूटिव राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद में। एग्जीक्यूटिव राजधानी कहाँ है, हैदराबाद में। अब तो हैदराबाद से सारा चीज विस्थापित हो गया है, वहां से ट्रांसफर हो गया है, ठीक है।
अब विजयवाड़ा में अब इसका राजधानी होने की चर्चा है। ठीक है, आइए आगे क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। जानी सोचो हमारा बाहरे में है, तहरा खातिर हमारा माइल ना रही। कैमरा मास्टर की नींद लग रहा है ना, नहीं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कीजिएगा तो वो भी बेचारा सूत जाएगा ना। ठीक है, मजा आ रहा है ना गुरु? ठीक, रात को बेचारा वो भी जगल है। ठीक है, देखो बाबू, मशीन टूल एक उदाहरण है। मशीन टूल एक उदाहरण है किसका भाई? मशीन टूल उदाहरण है। कि पेपर में देखो भाई, भी आई मामला क्या है ना गुरु, कि यातना बार पूछता है ना, इसका अफसाना देखोगे ना तो माथा में चक्री आ जाएगा। कैसे सर जी? तो देखिए, निःशुल्क अभी इसलिए इसका ऑप्शन लिखना पड़ जा रहा है कि सबका आज हम अल्ट्रासाउंड करेंगे, सबका ऑपरेशन करेंगे आज, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। उपभोक्ता डी क्या है ना गुरु? पूंजीगत। ये सर देखो, निःशुल्क का मतलब होता है मशीन टूल उदाहरण है। मशीन टूल किसका उदाहरण है? तो मध्यवर्ती वस्तु का। ये तो सबसे पहले मेरा राइट आंसर है कि मशीन टूल किसका उदाहरण है सर? तो मध्यवर्ती वस्तु का। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका ऑपरेशन करते हैं कि निःशुल्क जो है ना भाई, निःशुल्क कहने का मतलब कि बिना शुल्क के। अच्छा सर, तो बिना शुल्क के मतलब का कि ऐसा वस्तु जिसका कोई मूल्य ना हो उसी को क्या कहते हैं? निःशुल्क। ठीक है, निःशुल्क। अब सर मध्यवर्ती वस्तु के बारे में बताइए ना, कहाँ उधर जा रहे हैं? मध्यवर्ती वस्तु के बारे में बताइए। देखिए, मध्यवर्ती वस्तु में क्या है ना मेरे दोस्त, मध्यवर्ती वस्तु में ऐसा वस्तु को आता है जिसका अभी कंप्लीट उत्पादन नहीं हुआ है, कंप्लीट बनकर तैयार नहीं हुआ है, अर्थात उसका जरूरत किसी मशीन सामग्री को बनाने में है। जैसे नट बोल्ट जितना हो गया ना, या मशीन सामग्री का छोटा छोटा पार्ट्स, वो सब क्या होता है? कार का मान लो चक्का हो गया, कार का छोटा छोटा पार्ट्स हो गया, वो सब जुड़ कर क्या बनाता है? कार का मैन्युफैक्चरिंग करता है। यानी कार का होता है, कंस्ट्रक्ट हो जाता है छोटा छोटा पार्ट से। तो ये सब जो छोटा छोटा पार्ट हुआ ना मेरे दोस्त, यही मध्यवर्ती वस्तु हुआ। मध्य के न कांचा को क्या कहते हैं? सबसे निम्नवर्ती वस्तु। अब मध्यवर्ती कौन हो गया? जो कांचा माल से थोड़ा सा पार्ट्स तैयार हो गया, और जो कंप्लीट बनकर तैयार हो गया ना, उससे पूर्ण वस्तु कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तु नहीं कहेंगे, पूर्ण वस्तु। कोई दिक्कत है? कोई डाउट नहीं ना है मेरे दोस्त? अब कह रहा है कि उपभोक्ता वस्तु। अच्छा सर, उपभोक्ता वस्तु का मतलब बताइए। तो देखिए, उपभोक्ता वस्तु का मतलब मेरे गुरु, आराम से देखो, उपभोक्ता वस्तु का मतलब वैसी वस्तु जिसका हम उपभोग करते हैं, यानी जिसका हम यूज करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? उपभोक्ता वस्तु। अच्छा सर, ये तो ठीक है। पूंजीगत वस्तु बताइए। पूंजीगत वस्तु मतलब सर, पूंजीगत वस्तु के अंतर्गत वैसी वस्तु जिसमें हम अपना मनी को इन्वेस्ट कर देते हैं, मनी को यानी पैसा को उसमें लगा देते हैं, वही क्या होता है? पूंजीगत वस्तु होता है। जैसे बिल्डिंग बना दिए, कोई कंपनी बना दिए, तो ऐसा पूंजीगत वस्तु हो गया। क्या हो गया? पूंजीगत वस्तु। आइए मेरे दोस्त आगे देखिए, कह रहा है कि गंधार कला मिश्रण है। ओहो, गंधार कला मिश्रण है, गंधार कला मिश्रण है। तो अभी किसका मिश्रण है भाई? तो गंधार कला भारतीय और यूनानी का मिश्रण है। भारतीय और यूनानी का मिश्रण है। अच्छा सॉरी, भारतीय और यूनानी का मिश्रण हो गया कौन सा? गंधार कला। बहुत बार पेपर में चेला पूछा है, इसका मत कहो कि कितना बार पूछा है। गंधार कला मिश्रण है भारतीय और यूनानी मिश्रण का। इसका वीडियो को देखो, और जो क्वेश्चन नहीं ना आता है मेरे दोस्त तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, कृपया करके एक नोट्स लेकर बैठिए, और जो क्वेश्चन इसमें नहीं आ रहा है ना, उसको शॉर्ट नोट्स बनाइए। ठीक है, आइए, तो गंधार कला मिश्रण है भारतीय और यूनानी वस्तु का। अच्छा सब ठीक है। देखिए भाई, भारत में 3 तरह के मंदिर होता है, एगो बेसर शैली में, एगो द्रविड़ शैली में, और एक नागर शैली में। भारत में 3 तरह के मंदिर का निर्माण होता है। कौन कौन सर जी? तो एगो नागर शैली होता है, नागर शैली में, और एगो
वेसर शैली, देखना मेरे दोस्त, द्राविड़ शैली, द्राविड़ शैली। देखो गुरु, अगर उत्तर भारत के जितना मंदिर है ना, उत्तर भारत, उत्तर भारत के जितना मंदिर है ना, वो सब नागर शैली में निर्मित है। किस शैली में? नागर शैली में मेरे दोस्त निर्मित है। अच्छा, द्रविड़ शैली में सर जितना दक्षिण भारत के मंदिर है ना, दक्षिण भारत के मंदिर जो है ना, भारत दक्षिण भारत के मंदिर है ना गुरु, वो सब किससे बनी है? तो द्रविड़ शैली में। दक्षिण भारत के जितना भी मंदिर है सब द्रविड़ शैली में, और उत्तर भारत के नागर शैली में। ये सर तब बेसर शैली बताइए तो ये दोनों को मिलाइए, दोनों को मिलाकर बीच वाला जो भाग हो गया है ना, यानी भारत के मध्य भाग में, भारत के मध्य भाग में किसका? वेसर शैली से निर्मित होता है। मंदिर जो होता है ना मेरे दोस्त, मंदिर वो किस शैली में? वेसर शैली में। यानी उत्तर भारत के मंदिर कह देगा तब, उत्तर भारत के मंदिर कह देगा तो नागर शैली में, अगर मध्य भारत के मंदिर कह देगा तो वेसर शैली में, और द्रविड़ भारत के मंदिर, सॉरी दक्षिण भारत के मंदिर कह देगा तो द्रविड़ शैली में। ये सर खजुराहो का मंदिर कई बार पूछता है मेरे दोस्त, खजुराहो का मंदिर किस शैली में निर्मित है? जहाँ अब पलट के देखबना, सपनों में जारी ठेकबना, कहीं इंतजार हम तो दोसर राह से भटक गइलो। आओ गुरु, अगर कहेगा ना, क्या कहेगा गुरु? ध्यान से देखो, थोड़ा सा रंग लो, ठीक है। अगर कहेगा भाई कि जो क्या बोल रहे थे अभी, खजुराहो का मंदिर ना, खजुराहो का मंदिर देखो, खजुराहो का मंदिर कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में निर्मित है। यानी खजुराहो का मंदिर मेरा दोस्त पंचायतन शैली में निर्मित है। ठीक है, खजुराहो का मंदिर अगर पूछ दिया तो पंचायतन शैली में। याद रखना मेरे दोस्त, हमेशा पेपर में पूछा है, इसलिए ध्यान से कीप इन योर माइंड, अदरवाइज यू नोट डाउन ऑन योर कॉपी। ठीक है, कभी कल इंग्लिश खींचता हूं, इतना मत समझना। ठीक है, देखो बाबू, अगला कह रहा है ना कि मोहम्मद गमान के राज्य में एक प्रसिद्ध वजीर और वकील थे। तो देखो बहमनी के राज्य में मुहम्मद के शहर में मोहम्मद गवान एक प्रसिद्ध वजीर थे। क्या थे मेरे दोस्त? वजीर थे। ये सर वजीर क्या कहलाता था? हमारा तो मामले नहीं समझ में आ रहा है। वजीर होता था, जानते हो क्या? जो रेवेन्यू टैक्स वगैरह वसूलता था ना, उसको वजीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वजीर। जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्शन करता था ना, जैसे टैक्स कर वगैरह, तो उसी को वजीर कहा जाता था। ठीक है, वजीर था। ये सर ये तो मामला समझ गए, लेकिन ये तो बताइए दोनों के ऑपरेशन कीजिए, कौन कौन? तो बहमनी, एक दिन बहमनी आ विजयनगर, बहमनी आ विजयनगर। देखना मेरे दोस्त, विजयनगर आ बहमनी। अब क्या कहना है? बहमनी आ विजयनगर। विजयनगर का अगर विजयनगर के भाषा क्या था? तो तेलुगु था। विजयनगर के भाषा अगर कह देगा तो तेलुगु, आ बहमनी का मराठी था। बहमनी का मराठी था। अब बहमनी राज्य की स्थापना कह देगा तो 1347 में। विजयनगर के अगर स्थापना कब हुआ था? स्थापना तो 1336 में हरिहर और बुक्का, हरिहर एवं बुक्का ने किसके हो? तो अपने पिता के नाम पर, अपने पिता संगम के नाम पर, संगम वंश की स्थापना किया था।
किया था। ये सर विजयनगर की राजधानी तो बता दिए, राजधानी कहाँ था सर? तो इसका राजधानी था विजयनगर के हम्पी। कहाँ हो? हम्पी। कहाँ है? कर्नाटक में। कौन? कर्नाटक। एक और चीज ध्यान रखना मेरे दोस्त, कर्नाटक में तो हो गया, लेकिन विजयनगर का जो राजधानी है ना हम्पी, वो किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी कमेंट बॉक्स में तुंगभद्रा नदी। कौन नदी? तुंगभद्रा नदी मेरे दोस्त, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी के खंडहर 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 पर बसा है, खंडहर पर बसा है। कोई दिक्कत? अब जब इसका ऑपरेशन करते हैं तो देखो, इसका संस्थापक अगर कही कि स्थापना कब हुआ था मेरे दोस्त? स्थापना 1347 में। और कौन संस्थापक थे? संस्थापक मेरे बाबू, मेरे सोना, संस्थापक अगर बोलेगा ना संस्थापक कौन थे तो हसन गंगू। हसन गंगू। ये सारी दोनों के बीच में मामला क्या था? मामला ये था ना। अच्छा, इसकी राजधानी तो बता दीजिए सर, राजधानी बता दीजिए, राजधानी बताते हुए जाइए। राजधानी देखो बाबू गुलमर्गा था। कहाँ था? गुलमर्गा। राजधानी पूछ दे तो गुलमर्गा था। अब सर बहमनी राज्य हो गया, ये विजयनगर। जो विजयनगर था ना, ये आंध्र प्रदेश जो आज देख रहे हैं ना आंध्र प्रदेश, वहीं पर विजयनगर था। विजयनगर था, लेकिन जो बहमनी है ना ये मराठा, यानी कहने का मतलब है कि महाराष्ट्र में था। अब सर दोनों के बीच में मामला क्या हुआ था सर? दोनों के बीच में मामला ये हुआ था ना कि दोनों रायचूर के क्षेत्र खातिर लड़ते थे। रायचूर के क्षेत्र। अब रायचूर के क्षेत्र किसके बीच स्थित है सर? तो कृष्णा। अब देखना मेरे दोस्त, देखना, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार सेशन है। अगर तुमको पसंद है तो इस वीडियो को मेरे दोस्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बहुत पसीना से बहा के मेहनत करके बन रहा है वीडियो दोस्त, ठीक है? इससे पढ़ो। देखो, अगर कह देगा ना कि रायचूर का क्षेत्र जो था ना सर, देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कृष्णा नदी, कृष्णा नदी। ये हो गया तुंगभद्रा। कौन भद्रा? तुंगभद्रा नदी। कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में गोलकुंडा है। गोलकुंडा। गोलकुंडा कई बार पूछा है, गोलकुंडा। देखो यही जो एरिया था ना गुरु, यही एरिया रायचूर का क्षेत्र कहलाता था। यही एरिया रायचूर, रायचूर, रायचूर का क्षेत्र रायचूर का क्षेत्र था। ये सर ये तो मामला समझ गए, एकदम आसान है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में रायचूर का क्षेत्र है। अच्छा सर ठीक है। इधर देखो, इधर हो गया कौन? डायग्राम बहुत बढ़िया से बनाना गुरु, डायग्राम में कमी नहीं करना। देखो इधर हो गया मेरा बहमनी। कौन हो गया? बहमनी। इधर हो गया हमारा कौन? तो विजयनगर। कौन हो गया? विजयनगर। ठीक है, इधर बहमनी, इधर विजयनगर। दोनों के बीच में रायचूर के क्षेत्र, रायचूर के क्षेत्र, दोनों के बीच में रायचूर के क्षेत्र खातिर लड़ाई होता था। पेपर कई बार यूपीएससी में भी उठा चुका है। कृपया करके इसको ध्यान से नोट डाउन कर लेंगे कि देखिए, एगो तो गोलकुंडा का क्षेत्र कहाँ स्थित है? गोलकुंडा तो ये भी तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में स्थित था। तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में ही रायचूर का क्षेत्र था। इस दोनों के बीच में रायचूर के क्षेत्र के लिए लड़ाई होता था। ये सर रायचूर के क्षेत्र के लिए लड़ाई होता था, ये तो बात हम मान गए आपका। लेकिन रायचूर के क्षेत्र जो है ना भाई, वो क्या था? आखिर वहां की लड़ाई हो रहा था, कुछ था स्पेशल तबे तो हो। लड़ाई कुछ होगा स्पेशल तबे तो, कुछ वहां पर होगा स्पेशल तबे तो कोई चीज लड़ेगा आदमी। तो वो जो था ना रायचूर का क्षेत्र, देखिए दो नदियों के बीच में है, तो यह काफी उपजाऊ था, काफी उपजाऊ था। यह काफी हरी भरी समृद्ध थी। इसलिए इसके लिए बहमनी और विजयनगर के बीच, दोनों राज्यों के बीच, विजयनगर और बहमनी दोनों राज्यों के बीच लड़ाई होता था। किस लिए? तो रायचूर का क्षेत्र। अगर हम इसको और बढ़िया से क्लेरिफाई कर दें तो आराम से देखो, यही जो क्षेत्र कहलाता था ना रायचूर, रायचूर क्षेत्र, रायचूर क्षेत्र। तो रायचूर का क्षेत्र किन दोनों नदियों के बीच में? पेपर में क्वेश्चन, तो कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी के बीच में। कोई दिक्कत है? बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। देखो मेरे दोस्त, और भी क्वेश्चन कराना है, भरल है, ले लो।
देखो देखो मेरे दोस्त, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे छटक जाते हैं। आगे कह रहा है कि अल्पाधिकार होता है। अल्पाधिकार सर क्या होता है? अल्पाधिकार, ओ हो, अल्पाधिकार रे बाबू, अल्पाधिकार क्या होता है? क्या होता है? ये सब क्वेश्चन जब आवता ना पेपर में तो लड़का लगिहन रोवे कि ये मास्टर, ये सब हम लोग को जो है ना समझे में नहीं आता है, मार कर अंदाजे पर आ गए। एक विक्रेता, छोड़ो ना ऑप्शन का लिखना है। अल्पाधिकार क्या होता है? देख भाई, अल्पाधिकार वह व्यवस्था होता है जिसमें एक से अधिक कुछ विक्रेता कुछ कुछ विक्रेता विक्रेता होता है, जिसमें कुछ विक्रेता होता है। यानी अल्पाधिकार क्या होता है सर? तो अल्पाधिकार क्या होता है? जिसमें कुछ विक्रेता होता है। अब कुछ विक्रेता कहने का मतलब सर, जिसमें एक से अधिक विक्रेता हो, एक से अधिक विक्रेता हो। अब एक से अधिक मतलब कि एक से ही ना कि एक दो तीन ना, एक से बहुत अधिक, जैसे 6 7 8 10 ऐसे कुछ विक्रेता हो, फिक्स नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन का कर दिया है ना बिहार पुलिस में मेरे दोस्त कि एक विक्रेता होता है, कुछ विक्रेता होता है, 3 विक्रेता होता है, 2 विक्रेता होता है। ये बताओ कि सब ऑप्शन मिलाकर क्या होता है? तो इसमें जो मेरे दोस्त होता है ना, कुछ विक्रेता होता है। क्या होता है? कुछ विक्रेता। काहे सर कुछ विक्रेता? काहे कि इसमें क्या होता है कि कुछ विक्रेता होता है, इसमें एक से अधिक विक्रेता होता है। कहने का मतलब 1 2 3 फिक्स नहीं होता है। इसमें 10 12 14 ऐसे करके कुछ विक्रेता, कुछ माने का तनी से 2 4 गुना ज्यादा, कोई दिक्कत? तो अल्पाधिकार, ये सर अल्पाधिकार के अब ऑपरेशन कीजिए तो तनी आइए। अल्पाधिकार क्या होता है ना बाबू? एकाधिकार, एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता के बीच के बीच के बीच होता है। ये सर, ये तो समझ में आ गया कि एक अधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच कौन होता है? अल्पाधिकार। अल्प माने क्या होता है? कम, यानी एक अधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के बीच में है। लेकिन मामला फंस गया चला कि एक अधिकार अब क्या होता है सर, अब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है? सर अब बता दे तो बहुत बहुत धन्यवाद होता आपका। आइए गुरु समझते हैं इसको। एकाधिकार क्या होता है ना? एकाधिकार मतलब समझ ही रहे हो, एक का अधिकार। एकाधिकार के मतलब गुरु एक का अधिकार। अब एक का अधिकार मतलब सर कि जैसे मान लो भाई पेन है, अगर इसका मालिक हम है तो इसका मूल्य कौन तैयार करेगा? हम ही तैयार करेंगे। यानी कहने का मेरा मतलब है कि एक अधिकार का मतलब कि इस वस्तु पर किसी एक आदमी का अधिकार होना। ठीक है? एक अधिकार का मतलब कि किसी भी वस्तु पर किसी एक ही व्यक्ति का अधिकार होना। अच्छा ठीक है सर, अधिकार हो गया तो बेचेगा तो 10 गो दाम लगाएगा? जी नहीं, बेचने पर भी यानी विक्रेता पर भी, यानी विक्रय मूल्य उसका विक्रय मूल्य जो है ना एक ही व्यक्ति डिसाइड करेगा। उसका निजी राय होगा। जैसे मेरा हाई पेंसिल है, मेरा पेन है, स्केच है, तो हम ही इसका डिसाइड करेंगे कि 20 रुपया 50 रुपया, तो हम ही मतलब निजी हम अपना दाम बताएंगे। ठीक है? यानी इस पर मेरा ही अधिकार है, इसलिए इसे कहेंगे एकाधिकार। कोई दिक्कत है? हाँ बताइए गुरु, ये तो समझा दिए सर कि एकाधिकार का मामला समझ में आ गया। अब पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है सर? पूर्ण प्रतियोगिता जानते हैं क्या होता है? पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है ना कि पूर्ण प्रतियोगिता में एक से अधिक विक्रेता होता है, एक से अधिक विक्रेता होता है। अच्छा सर, एक से अधिक विक्रेता हो तो क्रेता और विक्रेता दोनों होता है, एक से अधिक। अच्छा सर समझ गए। यानी इसमें क्या होता है ना कि अगर उद्योग द्वारा, उद्योग, देखो भाई उद्योग लिखे हैं, उद्योग द्वारा तैयार माल का मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित किया जाता है। इधर हो सकता है कि नहीं दिखाई दे, निर्धारित किया जाता है। आ जाओ गुरु इधर। गुरु थोड़ा सा स्केच हमको चेंज कर लेने दो। ठीक है? माल का मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित होता है ना, तो इसी मूल्य पर क्या होता है कि इसी मूल्य पर क्रेता और विक्रेता, क्रेता और क्या बाबू, भरल है हो, क्रेता और
विक्रेता विक्रेता क्रेता और विक्रेता वस्तुओं को, सब मिसफायरे कर रहा है आज, की हो बे गुरु। ठीक, विक्रेता, ये तो आयल है रंग में। विक्रेता वस्तुओं को उस निर्धारित मूल्य पर ही बेचते हैं। मामला हम 1 मिनट में समझा देते हैं। मामला 1 मिनट में समझा देते हैं कि सर पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है। पूर्ण प्रतियोगिता कहने का मतलब जानते हैं गुरु? पूर्ण प्रतियोगिता कहने का मतलब उद्योग द्वारा तैयार माल का मूल्य उद्योग द्वारा निर्धारित इसी मूल्य पर, यानी अगर उद्योग कोनो मान लो है स्केच वाला फैक्ट्री है ना, ये निर्धारित कर दिया कि इसका दाम हम 20 रुपया लेंगे, ठीक है, 20 रुपया में बेच दिया। अब कह दिया ना कि वो तो कमे में बेचा, लेकिन इसका मूल्य निर्धारित कर दिया ना कि अगर कोई भी क्रेता या विक्रेता हो, इसका मूल्य जो है 20 रुपया ही होगा। तो कंपनी ने निर्धारित कर दिया, तो क्रेता और विक्रेता क्या करेगा कि उसी निर्धारित मूल्य पर ही बेचेगा। यानी कंपनी द्वारा निर्धारित मूल्य पर ही क्रेता और विक्रेता बेचेगा, तब जाके उसको क्या कहेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता कहेंगे। पूर्ण प्रतियोगिता कहेंगे। मामला समझ में आ गया ना? आइए हम आगे बढ़ते हैं। बाप रे बाप, ये तो अर्थशास्त्र है गुरु, कब आर देगा। आइए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अब जबरदस्त सेशन चला, गजब, इसको कहते हैं गजब। आओ गुरु, कह रहा है ना कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, यानी भारत में जो राष्ट्रीय आय होता है ना, उसका आकलन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा गुरु? तो उत्पाद और आय विधि द्वारा। भारत, क्वेश्चन आराम से समझना, भारत में एकदम लिख रहे हैं, क्वेश्चन कई बार पूछा है बाबू कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन उत्पाद विधि, यानी कौन सा विधि बाबू? उत्पाद प्लस आय विधि द्वारा करते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किसके द्वारा? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा? उत्पाद विधि लिख सकते हो, प्लस आय विधि द्वारा करते हैं। अच्छा सर, इसको कौन करता है? तो CSO एक संस्था होता है बाबू। CSO पेपर में कई बार पूछा है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। गुरु सब ध्यान से देखो और नोट डाउन करो, हल्का में न लो, ठीक है? CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा सर, इसका हिंदी तो बता दीजिए। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। इसका स्थापना तो बताते जाइए सर, इसका स्थापना जानते हैं? 1951 में। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का स्थापना, CSO की स्थापना कब हुआ था? 1951 में। सारा चीज ही सब नोट डाउन करते जाना मेरे दोस्त, सारा चीज नोट डाउन करते जाना, ठीक है? अच्छा जी, किसी उत्पाद फर्म के लिए तो छोड़ो, फासिज्म में विश्वास करता था। देखो बाबू, फासिज्म में जो है ना, फासिज्म में बहुत क्वेश्चन जबरदस्त। फासिज्म में एक सरकार में विश्वास करता था। यानी वो फासिज्म में जो था ना, वह एक ही सरकार हो ऐसा इसमें विश्वास करता था, उसमें कोई विपक्ष नहीं हो। फासिज्म का उद्देश्य रहता है कि अगर हम राजा है तो हम ही हैं, मेरा कोई विरोध नहीं करे। फासिज्म का यही मकसद रहता है कि एक सरकार, फासिज्म का उद्देश्य क्या रहता है? एक सरकार जो कह दे वही, गुड़ को चीनी कह दे, चीनी को गुड़ कह दे, वही होगा। समझ रहे हो ना? फासिज्म का मतलब एक सरकार में विश्वास करना। अच्छा सर, फासिज्म का जो उदय है ना गुरु,
फासिज्म का अगर उदय कहेगा, फासिज्म का उदय कि कहां पर हुआ था, तो इटली देश में। फासिज्म का उदय इटली देश में, इटली देश में हुआ था, इटली देश में हुआ था। इतना हो गया ना, इतना नोट डाउन जल्दी से करो, हम मिटा कर आगे लिखते हैं, ठीक है। प्यार नहीं खे लिखल हाथ के लकीर में, नहीं खुदा के दीर में जान। आओ तो मेरे दोस्त, कैमरा मास्टर बेचारा वो भी क्या करे, जागो जागो। देखो कह रहा है कि फासिज्म में विश्वास करता था, ये तो हो गया ना एक दल प्रणाली में। अरे बाबू रे सोना रे। देखो भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर था। आहा, ये तो मेरा क्वेश्चन आ गया। भारत में भारत में भारत में पुर्तगाली पुर्तगाली का पहला गवर्नर पहला गवर्नर कौन था? तो पहला गवर्नर अगर कह देगा ना, तो अल्बुकर्क। और मामला सुनना गुरु, बस यहीं पर मामला फंसेगा। अल्फांसो डी अल्मीडा भी है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क का फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ठीक है, इसका पूरा नाम हुआ। अब मेरा बात सुनो, अब फ्रांसिस्को आज से कुछ दिन पहले भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ाए थे दोस्त, उसी में तो ये सब सारा चीज बताए थे। इसीलिए कहते हैं कि वीडियो देखो। आज ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, ठीक ना, इसलिए वो वीडियो नहीं देखे वो भारत में यूरोपियों का आगमन, तो कृपया करके उस वीडियो को एक बार देख लो। बहुत बढ़िया मस्त वीडियो बनाए हैं। ये मत सोचना कि तो सब रटल है, ऐसा बात नहीं है। उसमें कुछ नया क्वेश्चन भी डाले हैं, हल्का में ना लो, बेशक हाई बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। फ्रांसिस्को कह के अल्फांसो डी अल्बुकर्क और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये सब के नामों जो है ना, तो इसे जीभिया टेढ़ करना पड़ता है, ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये सर ये बात का है, दोनों में बात क्या है सर? मामला है ना चला कि अगर भारत में कह देगा तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यानी पुर्तगाली गवर्नर अगर बन के उधर से कौन आया था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अगर पूछ देगा कि भारत में कौन बना, तो भारत में अल्फांसो डी अल्बुकर्क। हेकरा के पुर्तगाली से बना के भेजल गईल, हेकरा के पुर्तगाल से बाबू, हेकरा के पुर्तगाल से ही गवर्नर बनाकर भेजा गया और कहा गया कि जो भारत में शासन संभाल, इसको अल्फांसो डी अल्बुकर्क के ओहिजे से बना के। लेकिन हई बेचारा जो है ना अल्फांसो डी अल्बुकर्क, एकरा के भारत में पुर्तगाली पहला गवर्नर बनाया गया। मामला यहीं पर लड़का फंस जाता है, पता नहीं चलता है कि कौन होगा। यानी अगर पूछ देगा कि भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर कह देगा भारत में, तो अल्बुकर्क। अगर उधर से पुर्तगाल से ही किसको बनाकर गवर्नर भेजा गया था कि जाओ भारत के गवर्नर हो जाओ तुम, तो इसको अल्मीडा। अब ब्लू वाटर पॉलिसी, ये है ब्लू वाटर पॉलिसी अगर कह देना गुरु, अरे कतना हमसे खिंचवाएगा रे। ब्लू वाटर पॉलिसी कह देगा ना, तो अल्मीडा चालू किया था। अब ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था सर? इस सब यूरोपियों का आगमन में पढ़ाए हैं, ठीक है। उस वीडियो को एक बार जरूर मेरे दोस्त, बहुत मेहनत करके बनाए हैं उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत फायदा करेगा, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था सर? तो शांत जल नीति इसी को कहते हैं। देखो अगर तुमसे पूछ देना कि शांत जल नीति क्या था सर, तो शांत जल नीति यही ब्लू वाटर पॉलिसी था। किसने? अल्मीडा ने लागू किया था। अब सर इसने क्यों लागू किया था? हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में व्यापार के लिए शांति स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी अल्मीडा ने लाया था। मामला समझ गया गुरु? अब इसको मिटाते हैं। यही था ना अल्बुकर्क में गोलकुंडा के किला पढ़ा है ना, अल्बुकर्क में जीता था। एक बात ध्यान रखना, अब भारत में पुर्तगाली का वास्तविक गवर्नर, पुर्तगाली शासक का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को ही कहा जाता है। बहुत शासक बढ़िया था, हितई में 2-4 दिन खातिर बाकिर गर्दा मचा के गईल हो गुरु। देखे में लागे
आओ, कैमरा मास्टर मुस्कुरा रहे हैं। जगाओ जगाओ भाई उसको भी। देखो कह रहा है कि भारत में ही तो हो गया गुरु। ठीक है, विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? तो दास्ता का अंत, दास्ता ठगों का दमन हुआ था। सती प्रथा का अंत 1829 में। अरे गुरु, इसको तो ये मेरा क्वेश्चन है। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये भारत का प्रथम गवर्नर गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल एवं 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 अंतिम अंतिम एवं एवं बंगाल का अंतिम अंतिम गवर्नर जनरल जनरल था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक का किया हो तो 1829 में सती प्रथा का अंत किया, सती प्रथा का अंत किया, का अंत ये कई बार पूछा है पेपर में। राजा राम मोहन राय के सहयोग से, याद रखना, राजा राम मोहन राय के सहयोग से क्या किया था कि 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा भारत से अंत किया था। अच्छा सब ठीक है, सती प्रथा और क्या किया था हो तो ठगों का दमन किया था। ठगो का दमन किया, ठगों का दमन किया। यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक और क्या किया तो ठगों का दमन किया। जो ठग था ना उस सब को मारा, जो ठग था उस सब को मारा। ये सब मेरे दोस्त जानते हो, नोट डाउन कर लो, बहुत फायदा करेगा। आगामी बिहार पुलिस दरोगा वाले वीडियो देख रहे हो मेरे भाई, बहुत फायदा करेगा मेरे रसगुल्ला, याद कर लो। ठीक है, फिर एक समय अफसोस करोगे, बड़ी पछताओगे, है ना? जब तुम मुझे याद करोगे बहुत पछताओगे, जब तुम मुझे छोड़ के जाओगे। देखो कह रहा है कि कौन सा वृक्ष जाति पर्णपाती वनस्पति से संबंधित नहीं है? ये तो छोड़ दो, ये सब देवदार हो जाएगा। तटीय मैदानों में, उत्तर भारत के मैदानों में जलोढ़ मिट्टी, ये तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में कल ही जिक्र कर दिए थे। देखो कह रहा है कि तटीय मैदान जो होता है ना बाबू, गंगा के तटीय मैदान में जलोढ़ मृदा की अधिकता होती है गुरु, जलोढ़ मृदा की अधिकता होती है। ये सर ये तो मामला समझ गया। काला मिट्टी किस लिए हो तो काला मिट्टी जल्दी बताओ, कपास के लिए। काला मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक कई बार पेपर में महत्वपूर्ण है गुरु, कई बार पेपर में हो। अगर कह देगा कि काला मिट्टी, अगर कह देगा कि लैटेराइट मिट्टी या मृदा, बात एक है लैटेराइट मृदा, तो चाय जानते हो ना, चाय में कौन अम्ल है? टॉनिक अम्ल। कौन? टैनिक अम्ल। चाय में टैनिक अम्ल। थक गया मैं आज मेरा दोस्त। लैटेराइट मिट्टी जो है ना चाय में, काला मिट्टी कपास के उत्पादन के लिए, लैटेराइट मिट्टी चाय के उत्पादन के लिए। अच्छा गुरु, लाल लैटेराइट पूछ देता है, लाल लैटेराइट मृदा, ध्यान देना वीडियो वाले भाई, जरा ध्यान देना कि लाल लैटेराइट मिट्टी अगर कह देना लैटेराइट मृदा, इसका मतलब जानते हो गुरु किसका? काजू के लिए। काजू के लिए कई बार पेपरवा में जो है ना क्वेश्चनवा ही पूछ देता है, और लड़खड़ा के लगे के बाद गिर जाता है। काजू के उत्पादन के लिए, काजू के उत्पादन में सहायक होता है, काजू के उत्पादन में सहायक होता है। समझ गया ना? मृदा दिवस जल्दी से कमेंट में बताओ, कल ही वीडियो में बताए थे। कोई दिक्कत? थोड़ा सा रुक जाइए कैमरा मास्टर, थोड़ा सा में अब खींचिए देते हैं। कह रहा है कि धन विधेयक पारित करने से
कितना दिन पहले धन विधेयक। अरे मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरा देखना, और जो जो नहीं आ रहा है ना उसको नोट डाउन करते जाना भाई, हल्का में मत लो मेरे दोस्त, ठीक है, हल्का में बिल्कुल मत लो, बिल्कुल नहीं। कह रहा है कि धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को कितना समय दिया जाता है, तो 14 दिन। धन विधेयक, धन विधेयक, अब आज सारा ऑपरेशन ही कर देते हैं। धन विधेयक पारित करने के लिए, धन विधेयक पारित करने के लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय दिया जाता है। 14 दिन का समय दिया जाता है। हो गया 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है, 14 दिन का समय दिया जाता है। ये सर धन विधेयक है ना, धन विधेयक है, ये राज्यसभा में क्या है, तो देख गुरु, हमेशा धन विधेयक जो है ना लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यूट्यूब वाले भाई ध्यान से सुन लेना मेरे दोस्त, अगर धन विधेयक कहेगा ना तो लोकसभा में हमेशा प्रस्तुत किया जाता है या पारित किया जाता है, कभी राज्यसभा में पारित नहीं होता है, ठीक ना, ये चीज का ध्यान रखना मेरे दोस्त, ना तो हमेशा घाटा में चल जाओगे। धन विधेयक जो है ना मेरे बाबू, धन विधेयक हमेशा संसद में प्रस्तुत किया जाता है या पारित किया जाता है मेरे बाबू, पारित किया जाता है। अगर सोचोगे ना कि हम धन विधेयक ले जाके राज्यसभा में दे दें तो वहां पर पारित नहीं होगा, कोई दिक्कत है, राज्यसभा में पारित नहीं होता है धन विधेयक। वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक पारित हो जाएगा, लेकिन धन विधेयक पारित नहीं होता है, ठीक है। एक चीज ये सर धन विधेयक कितना अनुच्छेद जल्दी से नोट कर लो, 110, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक। अच्छा सर विनियोग विधेयक एक होता है, विनियोग विधेयक, गुरु विनियोग विधेयक अनुच्छेद, अरे लिख रे रसगुल्ला, लिख ले 114, ये सर विनियोग विधेयक हो गया। तो एगो बताइए ना वित्त विधेयक, ये सब जल्दी मलाई ना मिलता हो बाबू, लिख लो। अगर वित्त विधेयक कहेगा ना अनुच्छेद मेरे दोस्त, अनुच्छेद 117, ये सब पेपर का क्वेश्चन, ये सब VVI क्वेश्चन है, जो घरवा पर देख रहा है ना, पढ़ रहा है ना, ये सब को नोट डाउन करो मेरे दोस्त, ना तो बहुत लफड़ा हो जाएगा। ये सब VVI क्वेश्चन है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक, विनियोग विधेयक 114 और धन विधेयक 110। बंद करो वीडियो विनोद।